के साथ वेलफेयर इंस्टीट्यूशन जाता देख लिया था। इसी बारे में बताने के लिए उसने ऋषि को कॉल कर दिया। रिया की बात पर तो ऋषि ने हाइपर रिएक्ट नहीं किया, पर फिर खुद कॉल करके उसने पता लगाया। जूही वेलफेयर इंस्टीट्यूशन में डॉक्टर रचित के साथ थी। ऋषि ने ये पता चलते ही अपना आपा खो दिया। उसने खुद वेलफेयर इंस्टीट्यूशन जाकर देखने का फैसला लिया कि जूही वहां आखिर क्या कर रही है। ऋषि ने विनय को कॉल लगाया और कहा, विनय गाड़ी निकालो, हम वेलफेयर इंस्टीट्यूशन जा रहे हैं। विनय ने अपना टैबलेट चेक करके ऋषि से कहा, सर वहां तो कोई अपॉइंटमेंट फिक्स नहीं है। ऋषि ने बिना कुछ ज्यादा एक्सप्लेन करते हुए उससे कहा, जूही है वहां। ऋषि से ये बात सुनकर विनय हैरान हो गया। उसने सोचा, आजकल सच में सर थोड़ा अलग बिहेव करने लगे हैं। पहले तो कितनी भी बड़ी बात हो जाए ये अपना काम खत्म किए बिना ऑफिस से हिलते भी नहीं थे, पर अब जूही मैम का असर इनके सर चढ़कर बोल रहा है। दोनों कार में थे और इंस्टीट्यूशन के रास्ते चल पड़े थे। कुछ ही देर में लाल रंग की फरारी उस वेलफेयर इंस्टीट्यूशन के सामने जाकर रुक गई। टूटी फूटी और पुरानी बिल्डिंग के सामने एक नई और महंगी गाड़ी से काफी लोगों का ध्यान उस ओर खींच रहा था। कार से ऋषि बाहर आया। उसने अपनी कोट के बटन बंद किए और बिल्डिंग के अंदर जाने लगा। कार में विनय ड्राइवर के साथ वहीं बैठा रहा। ऋषि बिल्डिंग के अंदर घुसा ही था कि उसे वहां एक मधुर सुंदर धुन सुनाई पड़ी। ऋषि का ध्यान उसकी ओर गया, लेकिन जब वो उस धुन बजाने वाले के पास पहुंचा तो वो सरप्राइज रह गया, क्योंकि पुराने से पियानो पर यह धुन और कोई नहीं बल्कि जूही बजा रही थी। जूही ने सिंपल से ब्लैक और व्हाइट कपड़े पहन रखे थे और वो कमर सीधी करके बैठी हुई थी। अपनी सुंदर उंगलियों से पियानो बजा रही थी। सूरज की रोशनी ऊपर रंगीले कांच पर पड़ रही थी और वो जूही के ऊपर एक मैजिकल एटमॉस्फेयर क्रिएट कर रही थी। ये देखकर ऋषि अपनी जगह पर ही जम गया। जूही का ये रूप ऋषि ने पहली बार देखा था। ये देखकर ऋषि की धड़कनें तेज हो गई, लेकिन अगले ही पल जूही और ऋषि के बीच आकर कोई खड़ा हो गया। इससे ऋषि का ध्यान जूही से हटा। उसने जूही से हटकर अपने आसपास देखा। ये एक पुराना सा कमरा था जिसकी दीवारों पर सीलन आ चुकी थी और यहाँ की दीवारों से लेकर फर्नीचर तक मरम्मत की जरूरत थी। इस सबके बीचों बीच जूही बच्चों से घिरी बैठी थी। सब बिना पलक झपकाए जूही की परफॉर्मेंस देख रहे थे। तभी वहां पर डॉक्टर रचित आ गया। उसे देखकर ऋषि के जमे हुए कदमों में आग लग गई। ऋषि ने अपने कदम आगे बढ़ाए ही थे कि उतने में ही उसने जूही और बच्चों की बात सुनी। बच्चे क्लैपिंग करने के बाद जूही से कह रहे थे, दीदी आप कितना अच्छा पियानो बजाते हो। तभी एक दूसरे बच्चे ने जूही से कहा, दीदी आप और रचित भैया कितने सुंदर दिखते हो। आप रचित भैया की गर्लफ्रेंड हो ना दीदी। बिना रुके बच्चे जूही से सवाल पे सवाल किए जा रहे थे, पर आखिरी सवाल सुनकर जूही बहुत चक्की रह गई। जूही के दिमाग में आ रहा था, मानती हूँ मेरी और ऋषि की शादी हुई है, पर ये तो कुछ ही टाइम के बाद खत्म हो जाएगी, फिर मैं अकेले रह जाऊंगी। मैं हमेशा से अकेली ही थी, पर इन दिनों मुझे चीकू की फिक्र और साथ अच्छा लगने लगा है। इसीलिए अभी तो नहीं, पर कॉन्ट्रैक्ट पूरा होने के बाद शायद मैं और चीकू साथ हो सके। शायद चीकू ही वो इंसान हो जिसे मेरे लिए बनाया गया हो। यही सोचकर जूही ने बच्चों को जवाब में कह दिया, शायद। इस जवाब को सुनकर रचित की तो सांसें ही थम गई। वो फटी आंखों से जूही की ओर देखने लगा। जूही का ये जवाब ना ही सिर्फ रचित ने सुना था, बल्कि पीछे खड़े ऋषि ने भी बड़े ध्यान से सुना था। उसे तो पहले ही बड़ा गुस्सा था। वो मन ही मन सोच रहा था, क्या क्या करने लगा है तू ऋषि इस लड़की के पीछे। ऑफिस का काम छोड़ाया और ये यहाँ किसी और आदमी के साथ हंस रही है, गा रही है। वाओ। पर अगले ही पल ऋषि ने खुद से कहा, नहीं, मैं यहाँ जूही के लिए नहीं आया। मैं बस यहाँ ये चेक करने आया हूँ कि मिसेस सिंघानिया कहीं कुछ गड़बड़ तो नहीं कर रही, जिससे मेरी रेपुटेशन पर कोई आंच ना आए। पर ऋषि, तूने विनय को क्यों नहीं भेजा बात संभालने के लिए? खुद क्यों चला आया? क्या हो गया तुझे ऋषि? पहले तो तू कभी इतना कंफ्यूज नहीं रहता था। इस लड़की ने जरूर तेरे दिमाग के साथ कुछ खिलवाड़ कर दिया है। ऋषि खड़े होकर यही सब सोच रहा था कि तभी उसने जूही का शायद सुन लिया। इस जवाब ने ऋषि के खुद को संभालने की कोशिश को एक पल में नाकाम कर दिया था। जूही का जवाब सुनकर ऋषि के दिल ने एक बहुत ही नए और अनकंफर्टेबल से एहसास को जन्म दे दिया था, जिसकी खबर आज से पहले ऋषि को कभी नहीं थी। ऋषि जब अपने अंदर के बदलते जज्बात को समझ नहीं पाया, तब वो फ्रस्ट्रेट होकर जूही की ओर तेज कदमों से बढ़ा।
ऋषि को आता देख एक बच्चा एक्साइटेड होकर बोला, अरे अंकल देख कर चलो, मुझे लग जाती तो। बच्चे की बात सुनकर जूही और बाकी सब भी ऋषि की ओर पलटे। ऋषि को वहां देखकर जूही की आंखें फटी की फटी रह गई। जूही कुछ कह पाती या समझ पाती उससे पहले ही ऋषि उसके सामने आकर खड़ा हो गया था। ऋषि ने जूही की ओर देखते हुए कहा, डियर वाइफ, आर यू हैविंग फन? जूही ने कुछ कहने के लिए मुंह खोला पर वो कुछ कह नहीं पाई। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो कहे तो क्या कहे। न जाने कितने ही इमोशंस थे जूही की आंखों में इस एक पल। शॉक, सरप्राइज, क्वेश्चन, घबराहट और गिल्ट। वो मन ही मन सोच रही थी, ये ऋषि को यहां ऐसे देखकर मुझे गिल्टी क्यों फील हो रहा है, और ये मुझे कैसी नजरों से देख रहा है, जैसे अपनी वाइफ को चीटिंग करते हुए पकड़ लिया हो। हद है, इसने खुद कहा था कि हमारी पर्सनल लाइफ हो सकती है और मैं तो कुछ कर भी नहीं रही हूं। पर ऋषि यहां आया कैसे? ये मेरी जासूसी कर रहा है क्या? जूही ने फिर गुस्से में खुद से कहा, नहीं, ऋषि ऐसा नहीं कर सकता। उसके पास इतना वक्त नहीं और उसे कोई हक भी नहीं। मुझे इससे बात करनी होगी। पर तभी जूही ऋषि की आंखों का गुस्सा देखकर घबरा गई। जूही को ऐसे घबराता देख रचित चौकन्ना हो गया और वो उसके और ऋषि के बीच आकर खड़ा हो गया। उसने मुस्कुराकर ऋषि से कहा, हेलो मिस्टर सिंघानिया, आप यहाँ इस छोटी सी जगह पर, कमाल है। रचित को अपने और जूही के बीच एक बार फिर खड़ा देखकर ऋषि ने अपनी मुट्ठी कस ली। उसने रचित को इग्नोर करके जूही को अपनी तरफ आने का इशारा किया। जूही जानती थी कि अगर अभी उसने ऋषि की बात नहीं मानी तो बड़ी गड़बड़ हो सकती है, इसीलिए वो रचित के पीछे से निकलकर ऋषि के बगल में जाकर खड़ी हो गई। जब रचित ने यह देखा तो उसने फिर से अपनी हार पर मुस्कुरा दिया। उसने मन ही मन खुद से कहा, मैं जानता हूं, मैं समझता भी हूं कि जूही की शादी इस ऋषि सिंघानिया से हो चुकी है, पर इनको देखकर लगता है कि इनकी शादी बस झूठ है। लेकिन अगले ही पल ये साबित कर देते हैं मैं गलत हूं, या शायद ये सब सिर्फ मेरे दिमाग की ही एक उपज है। मैं ही जूही को अपने दिलो दिमाग से नहीं निकाल पा रहा हूं। आज जूही ने शायद कहा तो मेरे दिमाग ने तो न जाने कितनी कहानियां बुन ली है, पर अब ऋषि के एक इशारे पर जूही वापस उसकी ओर जा रही है। मैं इसका मतलब क्या निकालूं? क्या जूही हमेशा सिर्फ ऋषि की ही रहेगी? यही सोचकर रचित खुद ही वहां से हट गया। वो सीधा बच्चों के पास चला गया। जूही के अपने पास आते ही ऋषि ने उसे अपनी बाहों में भर लिया और उसके पास जाकर बोला, क्यों वाइफी, हैविंग फन? बहुत शरारती हो गई हो आजकल। मैंने कहा था ना, तुम जहां भी जाती हो विनय बता कर जाया करो, वरना तुम जानती हो ना मैं कितना परेशान हो जाता हूं। फिर ऐसा क्यों किया तुमने? ऋषि से ऐसी बातें सुनकर जूही घबरा गई। वो मन ही मन सोच रही थी, आखिर ये ऋषि करना क्या चाहता है? जूही ने फिर हिचकिचाते हुए उससे कहा, ऋषि वो। ऋषि ने जूही की आंखों में देखकर कहा, कॉल मी हबी बेबी। ऋषि की इस बात पर जूही फटी आंखों से ऋषि को देखते हुए बोली, क्या? ऋषि ने जूही को अपने और करीब खींचा और उससे कहा, कॉल मी हबी माई वाइफ। जितना ज्यादा ऋषि अब नॉर्मल और इंटीमेट बिहेव कर रहा था, उतना ही जूही घबरा रही थी। जूही ने फोर्सफुली स्माइल करके ऋषि को देखकर कहा, हबी। ये सुनकर ऋषि मुस्कुरा दिया, पर अगले ही पल उसकी मुस्कान गायब हो गई। जूही और ऋषि के इंटरैक्शन को वहां मौजूद सभी बच्चों ने देखा था। उन्होंने सोचा, लगता है कि जूही दीदी के बॉयफ्रेंड रचित भैया नहीं बल्कि ये हैंडसम अंकल है। इसीलिए एक बच्चे ने जूही से पूछा, जूही दीदी, ये हैंडसम अंकल आपके बॉयफ्रेंड है? अचानक बच्चे से ये सवाल सुनकर जूही चौंक गई। वो हड़बड़ाते हुए बोली, हाँ, असल में। जूही अपनी बात पूरी करते उससे पहले ऋषि ने बच्चे को जवाब देते हुए कहा, मैं आपकी जूही दीदी का बॉयफ्रेंड नहीं बल्कि हस्बैंड हूं। अभी इन्होंने मुझे क्या कहा था? हबी। हबी माने हस्बैंड। जूही इस वक्त ऋषि को देखकर सोच रही थी, ये इंसान बच्चों से भी ऐसे बात कर रहा है जैसे इन्होंने इसका कुछ छीन लिया हो। इतना इमोशनलेस कोई कैसे हो सकता है? फिर ऋषि ने रचित के बिगड़ते हुए मुंह को देखकर एक बच्चे से पूछा, है ना हम परफेक्ट मैच? सभी बच्चे ऋषि को देखकर सरप्राइज थे, पर ऋषि का जवाब सुनकर एक बच्चा रचित की तरफ इशारा करते हुए अपने बचपने में बोल पड़ा, नहीं,
आप लोगों का मैच अच्छा नहीं है, जूही दीदी रजत भैया के साथ सबसे अच्छी लगती है। उस बच्चे ने कुछ ऑब्जर्व किया था। मन ही मन उसने सोचा, जूही दीदी इन अंकल के साथ कितनी डरी हुई लग रही है, जबकि रजत भैया के साथ ये कितनी हंस रही थी। बच्चे की बात सुनकर ऋषि के चेहरे से स्माइल एकदम गायब हो गई, पर रजत अपनी हंसी रोक नहीं पाया। वो जोर से हंस दिया। फिर उसकी नजर अचानक ऋषि पर गई और उसने कहा, आई एम सॉरी। पर रजत मन ही मन बुदबुदाया, बच्चे सच में भगवान का रूप होते हैं। वहीं जूही ये सारा सीन देखकर हैरान थी। उसका चेहरा शर्म से लाल हो रहा था। उसने मन ही मन सोचा, ये सब क्या बातें कर रहे हैं, मैं यही खड़ी हूं। ओह गॉड, ये सब कितना एम्बैरेसिंग है। रजत ने फिर बात घुमाने के लिए बच्चों से कहा, चलो बच्चों आओ इधर, रजत भैया आप सबके लिए केक लाए हैं। ये सुनकर वो सब बड़े खुश हो गए। भागकर वो रजत के पास चले गए, जो इस वक्त टेबल पर एक बड़ा सा केक सजा रहा था। जूही बच्चों के शोर को सुनकर अपने ख्यालों से बाहर आई। वो खुद से बोली, अब बच्चे चले गए हैं तो मुझे भी ऋषि से बात कर लेनी चाहिए। पता नहीं अब क्या सोच कर ये इतना गुस्सा हो रहा है। गॉड, इस ऋषि को तो बच्चों से ज्यादा मनाना पड़ता है। यही सोचकर जूही ने ऋषि के कान में कहा, ऋषि। जूही की आवाज सुनकर ऋषि उसकी ओर मुड़ा। दोनों की आंखें टकरा गई। जूही को हमेशा कुछ हो जाता था ऋषि की आंखें देखकर, वो उनमें खोने लगती थी। जूही ऋषि से बोली, वो बच्चे केक खाने चले गए हैं, तो जो भी तुम्हें बात करनी है वो हम बाहर जाकर कर सकते हैं। पर ऋषि ने जूही की बात का कोई जवाब नहीं दिया। उसने एक पल जूही को देखा और फिर बच्चों की ओर देखा। इस एक पल में न जाने क्या कुछ चल गया ऋषि के दिमाग में। उसकी पकड़ जूही पर और मजबूत हो गई। जूही की नजरें ऋषि के चेहरे पर ही टिकी हुई थी। उसने ऋषि के चेहरे के बदलते भाव नोटिस किए थे। फिर ऋषि जूही की ओर पलटा और उसने जूही से कुछ ऐसा कहा कि जूही का चेहरा गुस्से से लाल हो गया। ऋषि ने ऐसा क्या कह दिया कि जूही इतना गुस्सा हो गई? क्या कभी ये दोनों अपनी गलतफहमियों को दूर कर पाएंगे? और क्या सच में कॉन्ट्रैक्ट पीरियड खत्म होने के बाद जूही और ऋषि अपने अपने रास्ते चले जाएंगे? ऋषि जूही का सच अपनी आंखों से देखने वेलफेयर इंस्टीट्यूशन आ गया था, पर यहाँ वो जूही और अचित की नजदीकियों को देखकर छिड़ गया था। और ऊपर से बच्चों ने कह दिया था कि जूही और अचित की जोड़ी ज्यादा अच्छी लगती है। रचित बात को पलटने के लिए बच्चों को केक खिलाने के लिए लेकर चला गया। तब जूही ने ऋषि की गलतफहमियां दूर करने के लिए उससे बात करने की कोशिश की, पर ऋषि ने उसका कोई जवाब नहीं दिया। वो चुपचाप केक खाते हंसते हुए उन बच्चों को देखता रहा। इस वक्त ऋषि के मन में बस यही चल रहा था कि इन बच्चों की आंखें कितनी सच्ची और साफ है। बिना दिखावे की एक असली इनोसेंस झलक रहा है इनके चेहरों पर कब तक? एक दिन दुनिया की कड़वी सच्चाइयों से तो इन्हें वाकिफ होना ही पड़ेगा। कभी मैं भी इतना इनोसेंट और इतना चाइल्डिश हुआ करता था, पर जिंदगी आपको झकझोर के रख देती है। यही सोचते हुए ऋषि बड़ी देर बाद जूही की ओर पलटकर बोला, क्या फर्क पड़ता है, हम यहां बात करें या बाहर? जूही ने ऋषि की बात सुनी और बच्चों की ओर देखने लगी। उसने फिर से धीमे से ऋषि से कहा, यहां बच्चे हैं ऋषि, उनके सामने ये सब बातें करना जरूरी नहीं है। हम बाहर चलकर बात करते हैं, उन पर गलत असर पड़ेगा। ऋषि ने सरकास्टिकली हंसकर उससे कहा, वैसे तुम क्यों बच्चों को हमारे झगड़ों से दूर रखना चाहती हो? ऋषि की ये हंसी देखकर जूही हैरान हो गई। वो सोचने लगी, मुझे पता था ऋषि खड़ूस है, कुछ भी बोलता है, पर मुझे लगा ये दिल का तो अच्छा है। पर आज तो इसने सारी हदें ही पार कर दी है। बच्चों के बारे में ऐसे कौन बात करता है? बुरा मेरे साथ भी हुआ है जिंदगी में, धोखे मैंने भी खाए हैं, पर मासूमियत से ऐसी कैसी नफरत है इसे? क्यों ये मेरी हर चीज को दिखावा कहता है? शायद इसीलिए कि इसकी खुद की जिंदगी बस दिखावे से भरी पड़ी है। जूही को ऋषि की बात पर गुस्सा तो बहुत आ रहा था, पर वो बच्चों के सामने कोई तमाशा नहीं करना चाहती थी। वो नहीं चाहती थी कि बच्चों को चिल्ला चोट का सामना करना पड़े। जूही ने एक बार फिर बच्चों की ओर देखा और उसने खुद से कहा, नहीं, ऋषि को कोई हक नहीं खुद के अलावा किसी और की जिंदगी पर फैसला लेने का। तो क्या हुआ अगर इन बच्चों के माँ बाप नहीं? इसका ये मतलब थोड़ी है कि इनका हक नहीं प्यार पर। हम सबका फर्ज है कि हम इन बच्चों को हर मुमकिन प्यार और खुशी दें, जिससे ये एक पल के लिए भूल ही जाएं कि ये अनाथ है।
जूही ने तभी ऋषि की आंखों में आंखें डालकर कहा, मिस्टर ऋषि, आप प्लीज मेरे साथ बाहर चलिए, वरना इस ऑर्फनेज की धूल से आपका महंगा सूट कहीं गंदा ना हो जाए। इतना कहकर जूही बिना ऋषि के जवाब का इंतजार किए उस कमरे से बाहर चली गई। ऋषि ने जूही को इतना फर्म और गुस्से में पहली बार देखा था। ऋषि ने खुद से कहा, ओह, तो क्या अब ये मेरे साथ लड़ने के मूड में है? कमाल है, गलती भी करो और एक्सेप्ट करने के बजाय भोले बन जाओ। इसके बाद ऋषि मुस्कुराता हुआ जूही के पीछे चला गया। वो अभी भी मन ही मन सोच रहा था, आज बहुत से रंग देखने को मिल रहे हैं इस जूही के। दोनों बाहर जाकर एक ग्राफिटी वॉल के सामने खड़े हो गए। वहां पहुंचकर ऋषि ने जूही से कहा, बोलो, क्या बोलना चाहती थी तुम? जूही ने पहले तो आंखें बंद करके एक गहरी सांस ली। उसने मन ही मन कहा, जूही तो ऋषि जैसी नहीं है, बस अपनी बात दिल से कह दे, कुछ भी ज्यादा बोलने की जरूरत नहीं है। यही सोचकर जूही ने दीवार से टिककर ऋषि से कहा, मैं मानती हूं आज मेरी गलती थी कि मैं विनय को बिना बताए यहां चली आई, और इसके लिए आप मुझे जो सजा देना चाहे दे सकते हैं, पर आपका कोई हक नहीं कि आप यहां बच्चों को कुछ भी कहें। और दूसरी, जूही अपनी दूसरी बात कहती है उससे पहले ही ऋषि सरकास्टिकली हंस दिया। उसने मन ही मन कहा, ज्यादा उम्मीद लगा ली शायद मैंने तुमसे, तुम अब भी बहुत इमेच्योर हो। जूही को ऋषि की बात ठीक से कुछ समझ नहीं आई थी। उसने वापस ऋषि से पूछा, कुछ बोला तुमने अभी? ऋषि ने जूही की बात को इग्नोर करते हुए कहा, कोई भी पनिशमेंट। तुम्हें लगता है तुम बर्दाश्त कर पाओगी मेरी दी हुई पनिशमेंट? जूही दंग रह गई ऋषि के सवाल से। वो बोली, जूही अपनी मजबूरी पर गुस्सा होते हुए सोचने लगी, मेरे पास वाकई कुछ भी नहीं ऐसा जो मैं ऋषि को दे सकूं सिवाय खुद के। ऋषि ने जूही को मॉक करते हुए कहा, क्या चल रहा है तुम्हारे दिमाग में? कहीं ये तो नहीं कि तुम खुद को मुझे सौंप दोगी? और तुम्हें ऐसा लगता ही क्यों है कि मुझे तुम में जरा सा भी इंटरेस्ट है? ऋषि की बातें सुनकर जूही खुद को बहुत ही बेइज्जत महसूस कर रही थी। उसकी आंखें नम हो गई थी और गला भर आया था। पर अभी ऋषि की बात पूरी कहाँ हुई थी। आज वो अपनी सारी चिढ़, अपना सारा गुस्सा, सारी जलन जो उसे जूही और अचित को साथ देखकर हुई थी, वो जूही के ऊपर निकाल लेना चाहता था। दिन भर में जो दर्द उसके दिल को हुआ, वही दर्द वो जूही को देना चाहता था, चाहे इसके लिए उसको हर वो बात ही क्यों ना बोलनी पड़े जो उसने आज तक सोची भी ना हो। ऋषि ने जूही के लोअर एब्डोमिन को देखते हुए कहा, वैसे एक चीज दे सकती हो तुम मुझे, बच्चा। वैसे बॉयफ्रेंड है तुम्हारा तो तुम्हें प्रोसेस तो अच्छे से पता होगा, क्यों बेयर कर सकती हो मेरी पनिशमेंट? जूही ने इतनी जिल्लत पहले कभी अपनी जिंदगी में महसूस नहीं की थी। उसने कभी नहीं सोचा था कि ऋषि ये एहसास उसे करवाएगा। पर जूही ने सोचा, हैरानी क्यों हो रही है तुझे जूही? हमेशा से ऋषि यही तो करता आ रहा है। हमेशा उसने मेरी बेइज्जती ही तो की है। मेरी छुई हुई चीजें उसने फेंक दी, मुझे हमेशा शक की नजरों से देखा और नीचा दिखाने का एक भी मौका नहीं छोड़ा। तो आज क्या नया हो गया? मत रो जूही, ये दुनिया ऐसी ही है, जो संभालता है वही अगले पल धक्का मार कर गिरा देता है। मैं इसके सामने अब और नहीं झुकूंगी। इसे क्या लगता है मैंने इसके साथ कॉन्ट्रैक्ट साइन किया है तो जो ये बोलेगा मैं बस सुनती जाऊंगी? नहीं, अब और नहीं। हर किसी की एक दुखती रग होती है और ऋषि की भी है। बहुत मजा आता है ना इसे दूसरों का मजाक बनाने में। अब मैं देखती हूं ये कैसे हंस पाता है। ये सोचकर जूही ने ऋषि से कहा, ठीक है, अगर मेरी यही वैल्यू है तो यही सही। बच्चा चाहिए ना तुम्हें? ठीक है, मंजूर है मुझे। जूही से यह बात सुनकर ऋषि का मुंह खुला रह गया। उसे जूही से इस जवाब की उम्मीद नहीं थी। ऋषि कुछ सोच पाता उसके पहले जूही ने सरकास्टिकली उस पर हंसते हुए कहा, लेकिन क्या तुम तैयार हो जूही पाठक का बच्चा अपनाने के लिए? ऋषि जूही की इस बात से और भी कंफ्यूज हो गया। जूही ने स्माइल करके उससे कहा, क्या तुम्हारी किस्मत इतनी अच्छी है? जो इंसान दूसरों के लिए बैड लक हो, जिसकी वजह से उसकी वाइफ का एक्सीडेंट हुआ हो, वो क्या अपने बच्चे को सेफ रख पाएगा? ठीक है, इन सब के बावजूद तुम तैयार हो तो मुझे भी कोई प्रॉब्लम नहीं। जूही का तीर एकदम सही निशाने पर लगा था। उसकी बात सुनकर ऋषि तिलमिला उठा। ऋषि गुस्से में जूही की ओर बढ़ा। उसने जूही को दोनों हाथों से पकड़कर दीवार पर टिका दिया। फिर अपना मुंह जूही के करीब ले जाकर दांत पीसते हुए उससे बोला, हाउ डेयर यू।
जूही ने भी जिद में ऋषि से कुछ नहीं कहा, पर ऋषि ने जहां जूही को पकड़ा था वहां अब जूही को दर्द हो रहा था, जिसकी वजह से उसका माथा सिकुड़ गया था। ऋषि ने जूही के बदलते एक्सप्रेशंस देख लिए थे और उसको अब एहसास हो रहा था कि उसने जूही को कितनी जोर से पकड़ रखा है। ये एहसास होते ही ऋषि ने जूही पर अपनी पकड़ ढीली कर दी, पर जूही को छोड़ा नहीं। ऋषि सबकॉन्शियसली जूही की ओर बढ़ रहा था। दोनों की सांसें एक दूसरे से टकराने लगी थी। ऋषि की नजर अब जूही की गुलाबी होंठ और हिरनी सी आंखों पर थी। जूही ने अपनी आंखें डर के मारे बंद कर ली थी, पर अचानक ऋषि ने उसे छोड़ दिया और अपना मुंह फेर लिया। ऋषि के छोड़ने पर जूही ने सबसे पहले अपनी कलाइयों को देखा, जहां ऋषि ने उसे पकड़ रखा था। तभी कुछ बच्चे भागते हुए जूही के पास आए और उससे बोले, जूही दीदी, जूही दीदी। जूही ने फोर्सफुली हंसकर उन बच्चों से कहा, क्या हुआ बच्चों? एक बच्चे ने जवाब दिया, जूही दीदी, रजत भैया आपको और अंकल को केक खाने के लिए बुला रहे हैं। जूही ने एक बार फिर ऋषि की ओर देखा और बच्चों से कहा, ठीक है, ले चलो मुझे आप लोगों के साथ, पर ये अंकल नहीं आ पाएंगे, इनको कुछ काम है। जूही की ये बात सुनकर ऋषि गुस्से से जूही को घूरता हुआ सोचने लगा, हाउ डेयर शी, अब मेरे लिए जवाब भी ये दे रही है। वैसे भी किसको रहना है यहाँ? जूही अपनी बात बोलकर बिना ऋषि की ओर देखे बच्चों के साथ अंदर चली गई। ये देखकर ऋषि का गुस्सा और बढ़ गया। वो वेलफेयर इंस्टीट्यूशन के बाहर की ओर जाने लगा। जाते हुए ऋषि सोच रहा था, ऋषि तेरा दिमाग सच में खराब हो गया है। अच्छे भले ऑफिस को छोड़कर तू इस लड़की के पीछे यहाँ तक चला आया। क्या सोच रहा था तू? पता नहीं किस मिट्टी की बनी है ये लड़की। इसे देखते ही तेरे इमोशंस आउट ऑफ कंट्रोल क्यों होने लगते हैं? मैं पहले तो कभी ऐसा नहीं था। जिंदगी ने तुझे ऐसा बना दिया था कि अब किसी चीज से कोई फर्क नहीं पड़ता था, पर जब से ये लड़की तेरी जिंदगी में आई है तो कभी भी गुस्सा हो जाता है, खुश हो जाता है, मुस्कुराने लगता है। और सबसे बड़ी बात, तुझे फर्क पड़ता ही क्यों है कि जूही क्या कर रही है, किसके साथ है और क्यों है? ऋषि यही सब सोचते हुए वेलफेयर इंस्टीट्यूशन के गेट के पास पहुंचने वाला था कि तभी किसी ने उसका हाथ पकड़ लिया। ऋषि ने जब उस हाथ की ओर देखा तो एक छोटी बच्ची ने ऋषि को रोकने के लिए उसका हाथ कसकर पकड़ रखा था। ऋषि ने अपने इमोशनलेस फेस से बच्ची की ओर देखा, पर उसका हाथ नहीं हटाया। बच्ची ने उससे कहा, आप बाहर क्यों जा रहे हो? जूही दीदी तो अंदर है। ऋषि ने थोड़ा झुककर उससे कहा, मैं क्यों जाऊं तुम्हारी दीदी के पास? मुझे उनसे क्या मतलब? बच्ची को ऋषि की बात पूरी तरीके से समझ नहीं आई, पर वो ऋषि को सीरियसली लेते हुए बोली, मतलब क्यों नहीं है? आप तो उनके पति हो और हस्बैंड वाइफ तो एक दूसरे से प्यार करते हैं, उनका ख्याल रखते हैं। ऋषि बच्ची की ये इतनी सीरियस बात सुनकर हंस पड़ा। जब उस बच्ची ने देखा कि ऋषि अब गुस्से में नहीं है तो वो बोली, अंकल आप यहाँ से जा रहे हो ना, इसीलिए जूही दीदी अंदर हंस तक नहीं रही। जूही दीदी ऐसे बिना हंसे अच्छी नहीं लग रही मुझे। आप चलो अंदर मेरे साथ और उनको हंसा दो। ये बोलकर बच्ची ऋषि को अपने साथ अंदर खींच लाई। रास्ते में ऋषि ने सोचा, मैं पागल ही हूं शायद, जो इतना सब कुछ होने के बाद भी वापस अंदर आ गया हूं। अंदर पहुंचते ही ऋषि ने देखा कि जूही और रचित बच्चों को कहानी सुना रहे हैं। सभी बच्चे जूही और रचित को घेर कर बैठे थे। वो बहुत ही ध्यान से एक कहानी सुन रहे थे। उस बच्ची ने ये देखकर ऋषि का हाथ छोड़ दिया। वो बोली, अंकल अब मैं स्टोरी सुनने जा रही, आप जाकर जूही दीदी से बात कर लेना। इतना कहकर वो बच्ची भागकर बाकी बैठे बच्चों के साथ बैठ गई। ऋषि के मन में अब भी जूही के साथ कुछ पल पहले हुई लड़ाई ताजा थी, इसलिए वो अपनी जगह पर ही खड़ा रहा। वो वहीं से जूही और रचित के इंटरैक्शन को बड़े गौर से देखने लगा। फिर ऋषि ने खुद से कहा, तो ये मेरा वहम नहीं था। इस रचित को मेरी बीवी में सच में इंटरेस्ट है। पर बेटा तू अभी जानता नहीं ऋषि की चीजों पर नजर डालने वालों का क्या हाल होता है। पर अगले ही पल ऋषि अपनी सोच पर हैरान रह गया। क्या ऋषि जूही के लिए अपने बदलते जज्बात समझ पाएगा? क्या कभी जूही इस सख्त दिल को पिघला पाएगी? कहीं ऋषि रचित को जान से मारने पर उतारू तो नहीं हो जाएगा? जूही और ऋषि की बहस के बाद दोनों अपने अपने रास्ते जाने लगे। तभी एक बच्ची ऋषि को अपने साथ खींचकर वापस अंदर ले आई थी। यहाँ जूही और रचित बच्चों को कहानी सुना रहे थे। जूही कहानी खत्म करते हुए बच्चों से कह रही थी, और उसके बाद प्रिंस और प्रिंसेस हमेशा साथ में रह के खुशी खुशी रहे।
जूही की इस आवाज ने ऋषि को भी अपनी गिरफ्त में ले लिया था। अगले ही पल तालियों की गड़गड़ाहट से ऋषि का ध्यान टूटा। सभी बच्चे हंसते मुस्कुराते हुए क्लैपिंग कर रहे थे। तभी एक बच्चे ने ऋषि की ओर उंगली करते हुए कहा, जूही दीदी, आपके प्रिंस आ गए। जूही ने पलटकर देखा तो ऋषि सामने खड़ा था। ऋषि भी कमरे में आकर बस जूही को देखे जा रहा था। बच्चों से घिरी हुई, हल्की धूप से भीगी रोशनी में डूबी हुई जूही इस वक्त ऋषि को किसी परी से कम नहीं लग रही थी। वो परी जो जितनी बाहर से सुंदर है उतनी ही अंदर से भी। दोनों की नजरें आपस में टकरा गई। इतने में जूही ने ऋषि को देखकर सोचा, ये यहाँ क्या कर रहा है? इतना सुनने और सुनाने के बाद ये वापस आ गया। ऐसा नेचर तो नहीं है इसका। फिर क्या बात हो गई? कहीं कुछ रह तो नहीं गया कहने के लिए? अगर ऐसा हुआ ना तो आज तो मैं चुप नहीं बैठूंगी। इतना सोचकर जूही ने भी अपना मुंह वापस बच्चों की ओर मोड़ लिया। भले ही जूही ने ऋषि से मुंह मोड़ा हो, पर पूरे टाइम तिरछी निगाहों से ऋषि की नजरें जूही पर ही टिकी हुई थी। जैसे ही जूही ने बच्चों की ओर मुंह किया, वो अपने पॉकेट में हाथ डालकर दीवार से टिक कर खड़ा हुआ सोचने लगा, क्या हो गया ऋषि तुझे? अब क्या तू इस जूही से नजरें नहीं मिला पाएगा? जिंदगी में पहली बार ऐसा हुआ है कि ऋषि सिंघानिया ने किसी से नर्वस होकर अपना चेहरा मोड़ लिया हो। ये मैं तो नहीं। क्या हो रहा है मुझे? जो भी है ये, पर इसकी वजह सिर्फ और सिर्फ जूही है। तभी जूही ने पलटकर बच्चों से कहा, बच्चों, वो कोई प्रिंस नहीं बल्कि एक डेविल है। जूही से ये बात सुनकर सभी बच्चे सरप्राइज्ड हो गए। वो पलटकर फटी आंखों से ऋषि की ओर देखने लगे। जूही को अब भी बहुत गुस्सा आ रहा था। वो ऋषि को डेविल बोलकर भी सैटिस्फाइड नहीं थी। उसने ऋषि की ओर उंगली करते हुए कहा, बच्चों ध्यान से देखो, वो चेहरा डेविल का है। इनके सुंदर चेहरे और महंगे कपड़ों के जाल में फंस मत जाना। कभी भी कोई ऐसा दिखे तो पतली गली से निकल जाना, नहीं तो डेविल तुम्हारे सामने जिंदा रहने की शर्तें रख देगा। वो तुम्हें मजबूर कर देगा कि तुम्हें उसकी शर्तों को मानना ही पड़े, और ये सब वो करेगा सिर्फ मुस्कुराकर। इसीलिए तुम्हें पता भी नहीं चलेगा। हम सबको डेविल से बचकर रहना है। जूही की इस बात पर कुछ बच्चे ऋषि को देख के हंस दिए तो कुछ खुले मुंह से ऋषि की ओर देखने लगे। ऋषि भी जूही की बात सुनकर हैरान था। वो बगल में लगी खिड़की के शीशे में खुद को देख सोच रहा था, ये कैसा डिस्क्रिप्शन हुआ? मैं कहां से डेविल दिखता हूं? क्या कभी किसी ने देखा इतना हैंडसम डेविल? कुछ भी। जूही की एक लाइन से ये बच्चे अपनी सोच थोड़ी बदल लेंगे। मैं बच्चों के लिए हैंडसम अंकल हूं, इन शॉर्ट हैंडसम प्रिंस। मैं हूं ना वाकई, या नहीं? ऋषि और जूही इस वक्त एक दूसरे में खोए हुए थे, इस बात से अनजान कि उनकी ये नजदीकी रचित को कितना दर्द दे रही थी। कुछ वक्त पहले की जूही के शायद उम्मीद रचित को दी थी। ये उसी उम्मीद के टूटने का दर्द था। रचित बिटरली स्माइल करते हुए जूही और ऋषि की नोक-झोंक देख रहा था। मन ही मन वो बोला, कौन कहेगा इनकी शादी में कोई प्रॉब्लम है? किसी भी प्यार करने वाले कपल्स की तरह मीठी लड़ाई है इनकी। फिर कुछ सोचकर जूही ने अपनी उंगली रचित की ओर की। वो बोली, बच्चों, तुमने डेविल तो देख लिया, अब इनसे मिलो। ये है प्रिंस, असली प्रिंस, जिसमें कोई दिखावा नहीं। जूही की बात से बच्चे सरप्राइज्ड होकर मुस्कुरा दिए। फिर एक बच्ची ने रचित की ओर उंगली करते हुए कहा, देखो देखो, दीदी के प्रिंस चश्मा भी लगाते हैं। सभी बच्चे ये देखकर हंस पड़े और तालियां बजाने लगे। फिर एक बच्चा तालियों के बीच उठा और पूरे कॉन्फिडेंस से बोला, हाँ हाँ, रचित भैया ही असली प्रिंस है। प्रिंस हमारे लिए केक भी तो लाए हैं। इसके बाद बच्चे खुश होकर ये करने लगे। ये देखकर ऋषि को बिल्कुल अच्छा नहीं लगा। उसने मुंह बनाते हुए सोचा, कौन सा प्रिंस? ये केक दिखाकर बच्चों को रिझाना तो ह्यूमन ट्रैफिकर करते हैं, प्रिंस नहीं। ऋषि को बच्चों का यूं जूही और रचित की जोड़ी बनाना या रचित की तारीफ करना बिल्कुल अच्छा नहीं लगा। उसने मन ही मन सोचा, एक केक देकर बहुत हवा में उड़ रहा है ना ये डॉक्टर, पर एक केक देने से होता क्या है? फिर कुछ रुककर ऋषि ने उन बच्चों के आसपास के माहौल को देखा। उसने खुद से कहा, ये केक खिलौने सिर्फ दिखावे के लिए अच्छे हैं। बच्चों के लिए असली गिफ्ट होता है उनको आगे बढ़ने के लिए दिए गए सही मौके, सही फैसिलिटीज। ये सब सोचकर ऋषि ने विनय को कॉल लगाया और उससे कुछ कह के फोन काट दिया। फोन रखने के बाद ऋषि पलटकर वापस जूही की ओर देखने लगा, पर जूही ने ऋषि को पूरी तरह इग्नोर कर दिया। वो बस हंस बोलकर रचित और बच्चों से बात करती रही।
ऋषि हर थोड़ी देर में अपनी रिस्ट वॉच को देख रहा था। उसे किसी का इंतजार था, पर पेशेंस कभी ऋषि की खूबियों में से एक नहीं रहा। इसलिए थोड़ी देर इंतजार करने के बाद ऋषि ने विनय को कॉल लगाने के लिए अपना फोन निकाल लिया कि तभी पीछे से विनय की आवाज आई, सर। विनय की आवाज सुनकर ऋषि पलटा तो उसने देखा कि विनय और एक आदमी उसकी ही ओर चलकर आ रहे हैं। विनय की आवाज सुनकर जूही भी उन्हीं की ओर देखने लगी। भले वो दिखा रही थी कि वो रचित और बच्चों से बातें कर रही है, पर ध्यान तो उसका भी ऋषि पर ही था। विनय ने ऋषि के पास आकर अपने साथ वाले आदमी का इंट्रोडक्शन दिया। विनय ने ऋषि से कहा, सर, ये मिस्टर अविरल तिवारी है, ये वेलफेयर इंस्टीट्यूशन इन्हीं का है। विनय ने फिर अविरल से कहा, मिस्टर तिवारी, ये है मेरे बॉस और सिंघानिया कॉर्पोरेशन के ओनर ऋषि सिंघानिया। इन्हीं के बारे में मैंने आपको बताया था, यही आपके इंस्टीट्यूशन को डोनेशन देना चाहते हैं। विनय आगे कुछ कहता इससे पहले ही अविरल ऋषि के सामने हाथ जोड़कर खड़ा हो गया। उसने कहा, नमस्ते सर, आपको कौन नहीं जानता। इतने कम समय में आपने अपना इतना नाम बना लिया है कि जितनी तारीफ की जाए कम है। मैं तो हैरान हूं कि इतना बड़ा आदमी और मेरे इस छोटे से इंस्टीट्यूशन में। ऋषि ने ये सब सुनकर बस अपना सर हिला दिया। ओके, लेट्स गेट बैक टू बिजनेस। ये सुनकर अविरल ऋषि की बात ध्यान से सुनने लगा। ऋषि ने एक बार वेलफेयर इंस्टीट्यूशन की ओर देखा, फिर वो बोला, यहाँ पे रेनोवेशन की बहुत जरूरत है और मैं चाहता हूँ यहाँ के हर एक बच्चे को बेस्ट एजुकेशन मिले, वो हर एक फैसिलिटी मिले जो बच्चों के प्रॉपर डेवलपमेंट के लिए जरूरी है। खास तौर पर इन्हें हेल्दी खाने की भी कोई कमी नहीं होनी चाहिए। ऋषि की बात अविरल बड़े ध्यान से सुन रहा था और मन ही मन वो सोच रहा था, ये जो इतना कुछ कह रहे हैं उसमें तो बहुत खर्चा हो जाएगा। मैं भी चाहता हूँ कि बच्चों को सब बेस्ट मिले, पर अविरल सोच ही रहा था कि ऋषि बोला, ओके, तो इन सब में कितना लग जाएगा लगभग? जब अविरल ने ऋषि की बात सुनी तो हक्का बक्का रह गया। उसने कहा, मिस्टर सिंघानिया, मैं इन सब में तो बहुत ज्यादा। ऋषि को ऐसे अधूरे जवाब पसंद नहीं थे, उसे एग्जैक्ट नंबर्स में बात करना पसंद था। तो ऋषि पहले अविरल और फिर विनय की ओर मुड़ा। फिलहाल ये 50 लाख का चेक रख लीजिए। विनय, यू टेक केयर ऑफ इट। जितना भी आगे लगे बता देना, पर बच्चों को सब कुछ बेस्ट मिलना चाहिए। विनय ने ऋषि की बात सुनकर सर हिलाकर कहा, यस सर। विनय के अलावा ऋषि को सभी सिर्फ मुंह खोलकर देखते रह गए। फिर विनय ने अविरल से कहा, मिस्टर तिवारी। विनय की आवाज सुनकर अविरल को होश आया तो उसने विनय से पूछा, हाँ, यस मिस्टर विनय। विनय ने मन ही मन सोचा, वेल इट्स नॉर्मल, मुझे तो अब आदत हो गई है ऋषि सर से सरप्राइजेस की। कोई नहीं बता सकता कि सर के दिमाग में क्या चल रहा है और वो अगले ही पल क्या कर देंगे। फिर विनय ने अविरल से प्रोफेशनली कहा, लेट्स गो मिस्टर तिवारी, वी शुड डिस्कस कि क्या, कैसे, कितना लगेगा। अविरल ने विनय की बात पर सिर हिला दिया। फिर वो ऋषि की ओर मुड़ा और उससे कहने लगा, थैंक यू मिस्टर सिंघानिया, आपका दिल बहुत बड़ा है, थैंक यू सो मच। ऋषि ने सिर्फ अपना सिर हिला दिया। फिर उसने एक बार बच्चों की ओर देखा और कुछ सोचकर कहा, इट्स नो बिग डील मिस्टर तिवारी, और हाँ, अगर आगे भी कभी आपको इन बच्चों के लिए किसी भी चीज की जरूरत लगती है तो आप मेरे असिस्टेंट विनय को कांटेक्ट कर सकते हैं। ये सुनकर अविरल ने हाथ जोड़कर ऋषि को थैंक यू कहा। अविरल फिर बच्चों की ओर मुड़ा और उनसे बोला, बच्चों, इन अंकल ने आप सबके बेस्ट फ्यूचर को सिक्योर कर दिया है। चलो सब इन्हें थैंक यू कहो। अविरल की ये बात सुनकर सभी बच्चों ने ऋषि की तरफ देखकर कहा, थैंक यू डेविल अंकल। ऋषि ने अपने लिए अंकल वर्ड सुनकर कहा, डेविल या प्रिंस? ऋषि की बात पर अविरल और सारे बच्चे हंसने लगे। ऋषि की ये बात सुनने के बाद जूही को ऋषि की बचकानी हरकत पर हंसी आ गई। मन ही मन वो सोच रही थी, क्या ये वही आदमी है जो कुछ देर पहले कितनी कड़वी बातें कर रहा था और अब देखो कैसे बच्चों के साथ बच्चों जैसी हरकतें करने लगा। क्या हो तुम सच में ऋषि? वही खड़ूस बिजनेसमैन जिससे सब घबराते तो हैं पर एडमायर भी करते हैं, या वो स्ट्रिक्ट आदमी जिससे मैं पहली बार मिली थी, जिसके चेहरे पर लिखा था काम की बात करो वरना भाड़ में जाओ, या वो जो सबके घाव पर मरहम खुद लगाता है। मैं तुम्हें समझ नहीं पा रही ऋषि। मुझे नहीं लगता तुम अंदर से उतने सख्त हो जितना तुम दुनिया को दिखाते हो। तुम अंदर से अब भी बच्चे हो जो कभी भी मौका मिलने पर बाहर आ जाता है।
जूही भले ही ऋषि को पढ़ने की समझने की कोशिश कर रही हो, मगर ऋषि को बच्चों की मुस्कान देखकर अपने ऊपर बड़ा प्राउड फील हो रहा था। ऋषि इस पूरे वक्त बस खुल के मुस्कुराता रहा। मन ही मन वो सोच रहा था, इतनी खुशी तो मुझे उस वक्त भी नहीं हुई थी जब मैं अपने अंकल को हरा कर प्रेसिडेंट बना था, या जब मैंने अपनी काबिलियत से बहुत बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स हासिल किए थे। इस मुलाकात में आज एक अलग सा सुकून है। पता है मुझे, मैंने गुस्से में बहुत गलत कह दिया था, बच्चों को भी और जूही को भी। पता नहीं क्या हो गया था मुझे तब। बच्चों को इतना मासूम, बाहरी दुनिया से इतना अनजान देखकर मुझे शायद इनसे जलन हो गई थी। एक झटके में दुनिया आपको अपनी असलियत दिखा देती है, जैसे मुझे इन बच्चों ने दिखा दी। बेरहम लोगों की कंपनी आपसे आपकी मासूमियत छीन लेती है। इन बच्चों को भी तैयार होना होगा अभी से, ताकि कल इन्हें अचानक से बड़ा ना होना पड़े। इतना सोचते हुए ऋषि वहां से जाने लगा। तभी टीचर ने ऋषि को रोकते हुए कहा, सर आप जा रहे हैं, चलिए मैं आपको बाहर तक छोड़ देता हूं। ऋषि ने टीचर की ओर बिना देखे ही कहा, नो नीड। ऋषि आगे बिना कुछ और कहे बाहर चला गया। तभी पीछे से टीचर बोला, सर टेक केयर, फिर से जरूर आइएगा हमारे वेलफेयर इंस्टीट्यूशन में इन बच्चों से मिलने के लिए, इन्हें आपका इंतजार रहेगा। लेकिन इस बात का कोई भी जवाब ऋषि ने नहीं दिया। जूही ऋषि को ऐसे जाता देख कंफ्यूज सी थी। जूही ने खुद से कहा, ऋषि इस वक्त मुझे बहुत अकेला लग रहा है, जैसे इसने सारी दुनिया का बोझ अपने कंधों पर ही ले रखा हो। तभी जूही अपने ही ख्यालों पर हंस दी। तभी टीचर उसके पास आकर बोला, थैंक यू मिस जूही, आप अपने दोस्त को अगली बार फिर जरूर लेकर आइएगा। जूही को समझ नहीं आया कि उनसे क्या कहे। जूही को ऐसे खोया हुआ देखकर रचित ने टीचर से कहा, थैंक यू, हम पूरी कोशिश करेंगे कि अपने बिजी स्केड्यूल से वक्त निकाल के अगली बार वो जरूर आए। रचित ने जूही से आगे कहा, जूही चलो चलकर देखते हैं। रचित की आवाज में इस वक्त एक खालीपन सा था, मानो उसे यकीन हो गया हो कि वो अपने प्यार को पूरी तरह से खो चुका है। जूही ने रचित की बात सुनी तो, पर उसे समझ नहीं पाई। वो अभी भी अपने ही ख्यालों में खोई थी। वो सोच रही थी, ऋषि से मुझे बात तो करनी ही पड़ेगी। ऐसे कैसे इतनी ही देर में यहाँ इतना बड़ा डोनेशन दे दिया? शायद मेरी ही गलती थी, मैं ही ऋषि को समझ नहीं पाई। यही सोचकर जूही ऋषि के पीछे जाने लगी। तभी किसी ने पीछे से जूही को रोक लिया। किसने रोक लिया था जूही को? क्या है उसके इरादे? क्या कभी ऋषि और जूही एक दूसरे को समझ पाएंगे? ऋषि ने वेलफेयर इंस्टीट्यूशन के नाम पर 50 लाख की डोनेशन दे दी थी। इस दरिया दिली से जूही सरप्राइज्ड हो गई। उसके मन में कुछ सवाल आए। सवाल करने जब जूही ऋषि के पीछे जाने जा ही रही थी, तभी रचित ने उसे रोक दिया। जूही ने पलटकर रचित से पूछा, क्या हुआ चीकू? इस बात पर रचित ने मुस्कुराकर ना में सिर हिला दी और बोला, बात कुछ नहीं थी, बस यही कहना था कि तुम अपना ख्याल रखना। और हाँ, परसों तुम्हारे चोट के टांके कटने हैं, तो तुम आ जाओगी या मैं तुम्हें लेने आ जाऊं? जूही ने रचित के इस कंसर्न पर मुस्कुरा दिया। वो सोचने लगी, इसे वाकई मेरी सच्ची परवाह है, पर मैं बार बार इसे परेशान भी तो नहीं कर सकती। और ऋषि फिर से कुछ गलत ना समझ ले। वैसे भी हॉस्पिटल तो मैं इससे मिलूंगी ही, तो लेने आना रहने देती हूँ। जूही ने रचित से कहा, चीकू तुम्हें मेरा कितना ख्याल है, थैंक यू, लेकिन तुम परेशान मत हो, मैं खुद आ जाऊंगी। रचित का मूड अब थोड़ा सैड था, इसलिए उसने भी जूही से ज्यादा जोर देकर रिक्वेस्ट नहीं की। जूही रचित से बाय बोलकर वहां से जाने लगी, पर जाते जाते उसने पलटकर रचित को आवाज दी, चीकू। जूही की आवाज सुनकर रचित रुक गया। उसने उम्मीद भरी नजरों से जूही की ओर देखा। जूही ने उससे कहा, रचित तुम भी अपना ख्याल रखना और हम दोबारा यहाँ साथ में जरूर आएंगे। रचित ने मुस्कुराकर इस बात पर हाँ में सर हिला दिया। उसके दिल में फिर एक बार प्यार का लड्डू फूट चुका था। जूही आगे बढ़ गई, पर रचित वहीं अपनी जगह पर खड़ा उसे बस जाता देखता रह गया। बाहर जाते वक्त जूही सोच रही थी, ऋषि कहीं चला तो नहीं गया होगा, जल्दी जा जूही। जब जूही बाहर पहुंची तब ऋषि की कार स्टार्ट हो ही रही थी। जूही भागते हुए पहुंची और उसके शीशे पर नॉक करते हुए बोली,
ऋषि। ऋषि ने धीमे से कार का शीशा नीचे कर दिया, मगर ना वो कार से नीचे उतरा और ना ही उसने जूही की तरफ देखा। पर अब जूही को ऋषि के गर्म ठंडे बिहेवियर की आदत पड़ चुकी थी। उसने ऋषि के एटीट्यूड को इग्नोर करते हुए कहा, थैंक यू। ये सुनकर ऋषि ने उसे देखते हुए स्टाइल से अपना एक आईब्रो ऊपर कर दिया और रुक कर कहा, आई एम गेटिंग लेट जूही। जूही ये सुनकर ऋषि की कार के कांच से दूर हट गई। उसके मन में ख्याल आया, लगता है ये अब भी मुझसे गुस्सा है। हाँ मानती हूं मैंने कुछ ज्यादा बोल दिया, पर ऋषि ने भी तो कुछ कम नहीं सुनाया था मुझे। ऋषि ने जूही से तो कह दिया था कि उससे देर हो रही है, पर ड्राइवर से आगे जाने के लिए तो उसने भी नहीं कहा था। जब कुछ पलों तक भी जूही ने कुछ और नहीं कहा तो ऋषि ने जूही से खुद ही कहा, व्हाट? फिर उस डॉक्टर के बारे में सोचने लगी। ऋषि के ताने वापस से सुनकर जूही ने गहरी सांस ली। कंट्रोल जूही, तो यहाँ वापस से झगड़ा करने नहीं आई है। जूही इस वक्त अजीब से नखरे वाले फेसेस बना रही थी। इन्हें देखकर ऋषि की हंसी छूट गई। वो खिलखिला के हंस पड़ा। उसे इतना खुल के हंसता देख विनय का तो मुंह ही खुला रह गया। वो अपने बॉस को देख सोच रहा था, ओ माय गॉड, कहीं मेरी आंखें धोखा तो नहीं खा रही? जो इतने सालों से नहीं हुआ वो आज हो रहा है। मैंने आज तक सर को कभी अपने इमोशंस इतना खुलकर एक्सप्रेस करते हुए नहीं देखा। कुछ पल बाद जब ऋषि ने बड़ी मुश्किल से अपनी हंसी रोकी तो उसने देखा सब उसे ही देख रहे हैं। ये देखकर ऋषि ने ऑकवर्डली अपना गला साफ किया। तभी जूही एक बार फिर आई और ऋषि से बोली, मैं बस तुम्हें थैंक यू बोलना चाहती थी, जो कुछ भी तुमने बच्चों के लिए किया। इट मैटर्स अ लॉट, उनके लिए भी और मेरे लिए भी। ऋषि इस बात पर बड़ी शांति से उससे बोला, इट्स नो बिग डील, पर हाँ तुम ज्यादा मत सोचो, तुम्हारे लिए नहीं किया है। उन बच्चों को खिलखिलाता देख ये बस अपने आप हो गया। जूही ने ऋषि की इस बात पर उससे कहा, वही तो, मैटर बस यही करता है कि अब उन बच्चों का ख्याल बहुत बेहतर ढंग से रखा जा सकेगा। फ्यूचर में वो तुम्हें याद करेंगे। उनकी जिंदगी में अब किसी चीज की कमी नहीं होगी। सो थैंक यू उनकी तरफ से। ऋषि ने आगे कुछ नहीं कहा तो जूही सोचने लगी, ओके जूही, तूने बोल दिया, गुड, अब निकल जल्दी से यहाँ से, इससे पहले कि कोई नई बहस शुरू हो जाए। लेकिन तभी ऋषि बोला, वैसे वो कुछ बोल पाता इससे पहले ही जूही हड़बड़ाते हुए बोली, हाँ बोलो ना, क्या कहना चाह रहे हो? ऋषि गहरी सांस लेकर उससे बोला, देखो मेरा कोई लेना देना नहीं है इस डॉक्टर रचित के मैटर से, पर तुम इससे कुछ ज्यादा ही क्लोज नहीं हो रही हो। मतलब तुम्हारा बॉयफ्रेंड वो राहुल, उसे बुरा नहीं लगेगा? उससे तो तुम इतना प्यार करती थी कि कॉन्ट्रैक्ट में उसके लिए इन्वेस्टमेंट तक मांग लिया था। अब तो तुम शादी के बाद उससे पूछती भी नहीं। राहुल का नाम यूं अचानक सुनकर जूही सोच में पड़ गई। राहुल, वाकई कितने दिन हो गए जब से मैंने राहुल को याद नहीं किया। ये ऋषि को वो अचानक क्यों याद आ गया? मुझे लेकर इसके मन में क्या क्या चलता रहता है। कॉन्ट्रैक्ट ही सही, पर हमारी शादी तो हुई है, हमें कुछ टाइम तो साथ ही रहना है। इसलिए अच्छा होगा कि मैं इसे सच बता दूं, फिर मानना ना मानना इसकी मर्जी। ये सोचकर जूही ने ऋषि को अपनी जिंदगी का कड़वा सच बता दिया। राहुल अब मेरा कोई बॉयफ्रेंड नहीं है ऋषि। शादी के पहले ही मैंने राहुल से ब्रेकअप कर लिया था। ऋषि ये सुनकर चौंक गया। उसके लिए ये बड़ी न्यूज थी। वो गहरी सोच में पड़ गया। मैंने जूही के बारे में सब कुछ पता लगवाया था, पता नहीं ये बात कैसे रह गई। इसने अपने बॉयफ्रेंड की कंपनी में मुझसे इन्वेस्टमेंट करा के उससे ब्रेकअप कर लिया। ऋषि जूही को कुछ पूछ पाता उससे पहले जूही बोल पड़ी, और रही बात चीकू की, तो अभी हमारे बीच में कुछ नहीं चल रहा है। हम सिर्फ अच्छे दोस्त हैं। मैं बस उसके साथ इतनी खुली हुई इसीलिए रहती हूँ क्योंकि वो मुझे बचपन से जानता है। हम तब से साथ खेले हैं। इतने दिनों बाद मिला है तो मुझे वो दोस्त होने के नाते एक अलग कंफर्ट देता है। ये सुनकर ऋषि उससे बोला, अच्छा तो फिर वो क्या था जो तुमने अंदर किया? जूही ने कंफ्यूज्ड होकर उससे पूछा, ऐसा क्या किया मैंने अंदर? ऋषि ने गहरी सांस लेकर खुद को शांत किया और जूही की आंखों में देखकर उसने पूछा, बच्चों ने तुमसे पूछा था कि तुम और रचित रिलेशनशिप में हो, तो तुमने शायद नहीं कहा था। ये क्या मेरे साथ मजाक कर रही हो तुम? जूही इस बात पर हंस पड़ी। वो ऋषि से बोली, कम ऑन ऋषि, तुम अभी तक वहीं अटके हो। ऋषि जूही की हंसी पर चिढ़ गया। वो उससे बोला, व्हाट डू यू मीन बाय अटके हो?
तुमने खुद कहा था अब टॉपिक मत चेंज करो और ये मत कहना कि बस ऐसे ही कह दिया था, मैंने तुम्हारी निगाहें देखी थी। जूही ने आसमान की तरफ देखकर अपनी आंखें बंद कर ली। उसने कहा, ओह गॉड। फिर जूही आंखें खोलकर ऋषि की ओर देखते हुए बोली, ऋषि, मैं तुम्हें सच सच बता दे रही हूँ। मुझे लगा नहीं था कि मैं तुम्हें बताऊंगी, पर अब तुम फोर्स कर रहे हो, इसीलिए सब कह देती हूँ। जब मैंने वहां बच्चों के सामने शायद कहा तो मेरा मतलब हमारे प्रेजेंट से नहीं था। मैं सोच रही थी कि शायद फ्यूचर में कभी मैं और चीकू साथ हो सकते हैं। तुम ही बताओ मुझे, जब तुम्हारा और मेरा कॉन्ट्रैक्ट खत्म हो जाएगा तो मैं कहाँ जाऊंगी? मेरा ना अब कोई परिवार है और ना कुछ। कम से कम बाद में सुकून से तो रह पाऊंगी मैं। वो शायद सिर्फ इसीलिए कहा गया था। और दूसरी बात, ही इज अ बॉय एंड माई फ्रेंड। तो ऐसे बॉयफ्रेंड होने में तुम्हें क्यों तकलीफ हो रही है? ऋषि को जूही की ये बातें कहीं ना कहीं चुभ रही थी। उसने खींचते हुए जूही से कहा, तुम्हें ये तुम्हारा चीकू इतना पसंद है क्या? जूही ऋषि की बात से उसकी चिढ़ को नहीं समझ पाई। वो धीमे से नीचे सर झुकाकर बोली, आई डोंट नो, इट्स जस्ट दैट अगर इस दुनिया में माँ के बाद बचपन में कोई मेरी परवाह करता था तो वो बस चीकू ही था। आज भी वो काफी हद तक वैसा ही है, इसीलिए मैं उसके साथ वापस बच्ची बन जाती हूँ। ये सब सुनते हुए ऋषि मन ही मन बड़बड़ा रहा था। अच्छा, सही है, तुम्हारे प्यारे चीकू के अलावा कहाँ कोई तुम्हारी परवाह करता है? मैंने जो वो शेयर्स जूही इंडस्ट्रीज के तुम्हारे नाम करवाए वो तो कुछ था ही नहीं। और तुम्हारे पापा के मेडिकल बिल्स किसने भरे? तुम्हारे पापा का केस इन्वेस्टिगेट करवाने में किसने तुम्हारी हेल्प की थी? और हाँ, तुम्हारी सेफ्टी के लिए किसने बॉडीगार्ड रखे? ये सब किसने किया बताओ? तुम्हारे प्यारे चीकू ने या मैंने? भलाई का तो कोई समाना ही नहीं है और ये बच्ची उसके साथ बन जाती है, जबकि ख्याल इनके बाप की तरह मैं रख रहा हूं। फिर ऋषि ने जूही से इरिटेटेड होकर कहा, ओके बस, आई एम नॉट इंटरेस्टेड इन योर मैटर्स। तुम्हें जो करना है तुम करो, तुम्हें जिसके साथ रहना है तुम बस रहो। बस दुनिया के सामने कुछ भी नहीं आना चाहिए। जैसे आज मुझे तुम्हारे और डॉक्टर रचित के बारे में रिया से पता चला, जैसे मुझे पता चला वैसे बाकियों को भी पता चल सकता है। सिंघानियाज की इमेज के लिए ये शादी हुई है। अपने बचपने में टर्म्स एंड कंडीशंस मत भूलना, वरना ये सब बहुत महंगा पड़ जाएगा। जूही ऋषि से टर्म्स एंड कंडीशंस की धमकी सुनकर जरा भी शॉक्ड नहीं हुई। वो मन में बड़बड़ाई, ये सब फिर रिया का किया कराया है, जरूर उसने ऋषि के कान भर दिए हैं। और कोई काम नहीं है क्या इसे? जब नहीं तब मेरे लिए प्रॉब्लम से क्रिएट करती रहती है नीना पांडे की ये बेटी। जूही किसी अच्छे बच्चे की तरह अपना सर झुकाकर ऋषि से बोली, हाँ ऋषि, अच्छे से समझती हूँ मैं, तुम्हारी भी मजबूरियां हैं। और वैसे भी अगर मैं कभी चीकू के साथ फ्यूचर में होती हूँ तो वो कॉन्ट्रैक्ट खत्म होने के बाद ही होगा। तुमने मुझ पे इतने एहसान कर दिए हैं कि तुम्हें धोखा देने के लिए मेरा दिल कभी गवाही नहीं देगा। और रही बात चीकू की, तो वो अभी हमारे रिश्ते का सच जानता भी नहीं। वो हमें लविंग कपल समझता है जिनमें प्यार भरी नोक-झोंक होती रहती है। ऋषि ने इस बात पर चिढ़ते हुए उससे कहा ना मैंने, मुझे नहीं जानना तुम्हारे प्राइवेट अफेयर्स, मुझे कोई इंटरेस्ट नहीं, मुझे बस सिंघानियाज की पड़ी है। जूही ये सुनकर बस धीमे से सर हिलाकर बोली, ठीक है। जूही को ऐसे सर झुकाए खड़ा देख ऋषि ने इरिटेटेड होकर कहा, अब ऐसे मेरे सामने क्यों खड़ी हो? जाओ अपने बचपन के दोस्त के पास अंदर। जूही शायद ऋषि की टॉन्ट को समझ नहीं पाई, इसलिए उसने सीधा जवाब देते हुए कहा, पर वो चीकू को लगा कि तुम जेलस हो, इसीलिए उसने मुझे यहाँ तुम्हें मनाने के लिए कहा। जूही की बात पर ऋषि सरकास्टिकली उस पर हंसते हुए बोला, जेलस मैं? तुम ज्यादा। ऋषि अपनी बात पूरी करता उससे पहले ही जूही बोली, नहीं हूं, मुझे पता है तुम कहाँ जेलस होगे, पर चीकू को हमारा रिश्ता असली लगता है ना, और अगर मैं अभी वापस गई तो उसे शक हो जाएगा। जूही ने फिर कुछ रुक कर झिझकते हुए पूछा, क्या मुझे घर तक छोड़ दोगे तुम? ऋषि ने जूही की बात पर थोड़ा सोचते हुए कहा, ठीक है आ जाओ, गुड डिसीजन। इसके बाद जूही और ऋषि दोनों कार की बैक सीट पर बैठ गए। मैंने इनकी लंबी बातचीत को सुन मन ही मन सोच रहा था, वाह, इससे पहले जब सर अकेले आए थे तो ये गुस्से में थे, पर अब जब जूही मैम आई है तो मूड अलग ही है इनका। जूही मैम सर को अफेक्ट करने लगी हैं क्या, या फिर मैं कुछ ज्यादा ही सोच रहा हूँ? इन लोगों को आपस में लड़ते लड़ते ये भी ख्याल नहीं रहता कि एक कार के बाहर है और एक अंदर। ये सब बातें ऑफिस केबिन में भी तो हो सकती हैं। दोनों आपस में खो जाते हैं। इतना अफेक्ट तो ऋषि सर को
नेहा मैम ने भी नहीं किया था। जब वो ठीक हो जाएंगी तो क्या होगा, भगवान ही जानता है इसका जवाब। तो कार आगे चल पड़ी थी। अब पूरे रास्ते जूही और ऋषि शांत थे। जूही के मन में सुकून था कि एटलीस्ट सारी मिसअंडरस्टैंडिंग्स क्लियर हो गई है। फिर जब ऋषि की फरारी पाठक निवास के सामने रुकी तब ऋषि को अपने साथ कार से उतरता देख जूही ने पूछा, ऋषि तुम भी आ रहे हो क्या? तो ऋषि ने जूही को अपनी बाहों में भरकर कहा, अब नीना पांडे की प्यारी बेटी और तुम्हारी बहन रिया को हमारी एक्टिंग तो देखनी ही पड़ेगी ना। क्या चल रहा है अब ऋषि के दिमाग में? कौन सा नया खेल खेलने वाला है वो पाठक निवास में? और क्या होगा अब रिया का?